हेलो, जय हिंद। वेलकम टू चैनल कोर्स ऑफ फोर्स और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 आपके लिए कहा रखा। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों सेट 1 और सेट 2 ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो जाकर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढ सकते हैं, वहाँ से सेट 1 और सेट 2 मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे अभी तक मैंने सेट 1, सेट 2 या सेट 3 का मैंने PDF नहीं दे रखा है, क्योंकि आपका उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और मैं पहले उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे भी 20 लाइक, मैं 25 बोलता हूं, 25 लाइक कम से कम आप ज़रूर दोगे। 25 लाइक्स ज़रूर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, 25 लाइक नहीं आ रहा है। मैं 25,000 नहीं बोल रहा, 25 लाइक बोल रहा हूं। और वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले, इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ ऋषभ कुमार सिंह और मैंने मैथमेटिक्स में BSc कर रखा है और मैंने इन सभी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी किया है। इसके हमेशा अंतिम स्टेप तक जाकर इसके हमेशा अंतिम स्टेज तक जाकर इसे क्वालिफाई किया है। और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन इंडियन आर्मी इन द कोर ऑफ ऑर्डिनेंस। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटा सा वीडियो होगा। रिवर गंगा पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आसान नहीं होगा। आप बताना मुझे कमेंट करके कौन क्वेश्चन में कितना आप कर पाए या ना कर पाए। अगर 4-5 कर पाते हो तो ज़रूर बताना है कितना क्वेश्चन कर पाए। और मैं जो बीच में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप पेन और एक पेपर लेकर ज़रूर बैठो और वहाँ पर नोट डाउन करते रहना। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो भी लिख लेना, क्योंकि क्या होता है कि मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ आप वीडियो कंप्लीट होते होते आप भूल भी जाते हो। बहुत जो महारथी हैं वो तो अंतिम वीडियो तक देखते भी नहीं। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि पेन लेकर मैं क्वेश्चन बोलूँगा उसे नोट डाउन कर लेना और वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर देना। चलो, पहला क्वेश्चन है, रिवर गंगा पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट। क्या आंसर होगा? तो गंगा जो निकलता है आप जानते हो गंगोत्री से, समझ रहे हो। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, यानी उत्तराखंड। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गंगा एंटर करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद हमारा अगला स्टेट है बिहार। बिहार के बाद यहाँ पे बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं। बिहार के बाद अगला स्टेट है झारखंड। झारखंड के एकदम उत्तरी छोर में, नॉर्दर्न झारखंड में या पास होते हुए फाइनली वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 5। यहाँ पे देख सकते हो उत्तराखंड के यहाँ पे देवप्रयाग है, गंगोत्री का हिस्सा है देवप्रयाग। वहाँ से अलकनंदा और भागीरथी अगर वहाँ मिलता है तो उसे बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, उत्तराखंड। उसके बाद उत्तर प्रदेश हमारा बिहार, यहाँ पे झारखंड दिख रहा है और फाइनली वेस्ट बंगाल। यहाँ पे एक नदी दिख रही है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब नदी से पानी को कम करने का जो सहयोग करेगा उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। और नदी में जो पानी डालेगा, मतलब कि यमुना क्या करता है यहाँ पे प्रयागराज पे आके, वह यमुना प्रयागराज में आके गंगा से अगर मिलती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यमुना को हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। और फाइनली बांग्लादेश में। तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इधर देखो हर साइड अलकनंदा है, और अलकनंदा और कौन नदी कहाँ मिलेगा तो उस संगम को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो संगम, नदियों के संगम को ही क्या बोलते हैं? प्रयाग। सॉरी, नदियों के संगम को क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो इसी तरह से प्रयागराज हम इलाहाबाद को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे 2 नदियों का मिलन होता है, गंगा और यमुना। ठीक है, कोई लोग सरस्वती भी मान के चलते हैं। तो अलकनंदा और धौली गंगा मिलते हैं विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडर मिलते हैं कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी, यही मैं बोला था, अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद बनते हैं गंगा नदी बनता है उसके। लेकिन उस उद्गम स्थल को, उस संगम को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। तो गंगा कहाँ से शुरू होता है या होती है? आप बोल सकते हो देवप्रयाग से। कब? जब अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ का आपस में मिलन होता है। इस पूरे इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना और इसे याद कैसे रखें, इसके लिए ट्रिक भी होता है, लेकिन मैं ट्रिक आज नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर नागालैंड बिकम द स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप कमेंट करके पहला क्वेश्चन बताना कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। दूसरा आप बताना कि NSCN से आप क्या समझते हो, इसका फुल फॉर्म ही बता देना। राइट, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इतना हिंट देता हूँ। तो नागालैंड में शुरू से ही प्रॉब्लम था, इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता था। तो बहुत ही जल्द 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन से एनडीए में क्या रिलेवेंसी है? देखो, क्वेश्चन ऐसा एनडीए में नहीं आएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन एनडीए का पूछा गया 2018 में, आप चेक कर सकते हो कि इसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सा स्टेट पहले फॉर्म हुआ, कौन सा बाद में। नागालैंड, मिज़ोरम, इसको आप 1 मान सकते हो, इसको 2, 3, 4। तो पहले कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो यही आपको समझना है। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा पहले। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश, पहला स्टेट तो बना, वो इंपॉर्टेंट नहीं। 1963 में आंध्र प्रदेश को, हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में फोकस करना है, क्योंकि एनडीए एक डिफेंस का एग्जाम है, सीडीएस डिफेंस का एग्जाम है, तो हमें ज़्यादा फोकस कहाँ करना रहता है, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ पे 6 राज्य हैं। सिक्किम को मिला दे तो 7 हो जाएंगे। तो पहला नागालैंड बना इंडिया का स्टेट 1963 में। जान लो कि पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा एक असम प्रोविंस के अंदर था। उसके बाद 1972 में 3 राज्य को एक के बाद एक दर्जा मिला स्टेटहुड का, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। अब ऐसा क्यों था 1972 में? 1971 में बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसा गेम रच रहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग जो भारत से खुश नहीं हैं उन्हें भी अलग कर दे, तो उन्हें स्टेटहुड देकर हमने उन्हें थोड़ा सा शांत करने की कोशिश किया। ठीक है, तो 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत का हिस्सा 1975 तक नहीं था, इस बात को याद रखना है। सिक्किम भारत का हिस्सा 1975 तक नहीं था। तो बाद में हमने सिक्किम को वहाँ पे रेफरेंडम कराकर, वहाँ के लोगों से पूछकर हमने भारत का हिस्सा बनाया। काफ़ी मुश्किल प्रोसेस था, चाइना इस पर नज़र बनाया हुआ था। और फाइनली 1987 में हमने आकर मिज़ोरम को आकर हमने भारत का हिस्सा बनाया। और उसी साल आपको देखने को मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भी भारत का एक हिस्सा बन गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। सबसे पहला जो बना वो है नागालैंड, तो 1963। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नागालैंड सबसे पहला हो जाएगा। नागालैंड जब सबसे पहले 1963 में होगा तो पहला ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है इसमें नागालैंड पहले है, तो सी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे लिख लो 1963 में नागालैंड हुआ था, 87 में मिज़ोरम सबसे बाद में, सिक्किम 75 में, 1975 में, और त्रिपुरा जो हुआ था, मैं बताया था 3 राज्य एक साथ हुए थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, वो है 1972 में। तो देख लो 1 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा और लास्ट में होगा 2। तो सी सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इसीलिए पिछला क्वेश्चन कराया था। चलो एक क्वेश्चन और बता देना कि नागालैंड के अभी चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओशियन करंट, ये फिजिकल ज्योग्राफी से मैंने क्वेश्चन लिया। ओशियन करंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अब ओशियन करंट क्या है, बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा। सीधे आप जान लो कि ओशियन के वाटर्स होते हैं ना, ओशियन के वाटर्स, समुद्र के पानी, इतना समझिए, उसे हम करंट बोलते हैं, ओशियन करंट। अब देखो ओशियन करंट कोई गर्म होता है, कोई ठंडा, वार्म ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट, 2 टाइप के होते हैं। और ऐसा क्यों? अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, क्योंकि सन का राइट सीधे यहाँ आता है। तो यहाँ पे जो समुद्र के पानी होंगे, ओशियन के वाटर होंगे, वो ऑब्वियसली क्या होंगे, वार्म ओशियन करंट होंगे। और जो पोल के आसपास होंगे वो क्या होंगे, कोल्ड ओशियन करंट। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 90% केस में ही होता है। तो देखो ओशियन करंट जो होते हैं वो 2 तरह के हुए, ये समझ में आ गया। एक चीज़ और याद रखो, ये लिखते रहना, जहाँ पे वार्म ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट मिलते हैं, वह जगह जो होता है फिशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट एरिया होता है, फिशिंग करना काफ़ी आसान होता है, बहुत मछलियाँ वहाँ पाए जाते हैं। ऐसे 2-3 जगह होते हैं, मैं आगे बताऊँगा। ओशियन करंट जो होते हैं 2-3 चीज़ पर डिपेंड करते हैं। एक होता है टोपोलॉजी, मैंने यहाँ ऑप्शन में दिया। टोपोलॉजी मतलब कि अगर मान लो इस तरह से लैंड है, ये लैंड है और यहाँ पे ओशियन वाटर है, तो एक करंट इधर से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रीजन के चलते वो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ, इससे इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं होगा, तो होगा। तो टोपोलॉजी पे होता है, टेम्परेचर पे होता है, विंड के डायरेक्शन पे होता है। इधर अगर ओशियन करंट बह रहा है तेज़ी से, इधर से अगर विंड तेज़ हो गया तो इसका स्पीड में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। तो विंड डायरेक्शन पे होगा। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, सन और मून के गुरुत्व प्रभाव, आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा ना, उस पर भी फ़र्क डालता है। क्योंकि जब जैसे देखा होगा कि शाम होते होते सी का टाइड क्यों बढ़ जाता है, ये सब आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो ग्रेविटेशनल पुल पे भी डिपेंड करता है। सैलिनिटी इन वाटर, मतलब सैलिनिटी का डिफरेंस, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है कि पानी की कितना, नमक की कितनी मात्रा है उसमें,
उस पर भी डिपेंड करता है। और अंतिम एक ऑप्शन और भी लिखना, कोरियोलिस फोर्स। मैंने पिछले सेट 2 में देखा होगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एक डिफ्लेक्टिंग विंड होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वार्ड डायरेक्शन, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन करता है। तो एक ऐसा फोर्स जो एक विंड को डिफ्लेक्ट करता है, तो विंड के सहारे पानी भी डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कोरियोलिस फोर्स का भी इफेक्ट आता है ओशियन करंट पे। समझ गए। एक चीज़ और याद रख लेना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशियन जो भी करेंट्स है उसका डायरेक्शन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा यही तुम्हें देखना है अभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी है, विंड डायरेक्शन भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल आर ट्रू, ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। और देखो एक और बात, ओशियन करंट पे लगभग आप 10 पेपर उठाओगे पिछले साल के, तो 4-5 पेपर में आपको मिल ही जाएगा। बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट, इसको क्या बोल सकते हैं, मोस्ट रिलेटेड एक टॉपिक बोला जाता है ओशियन करंट को, जो ज्योग्राफी में पूछा ही जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री नॉट लाई इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखो ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे मैप नहीं लगाया है। अफ्रीका का आप जब भी मैप देखोगे तो अफ्रीका का मैप मैं तो बना नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ। कुछ बन नहीं रहा है मुझसे, लेकिन आप देखो यहाँ पे अफ्रीका का आप मैप खोल के देखना, इसके ईस्टवर्ड में, मतलब कि उसके पूर्वी छोर पे आपको एक ऐसा दिखेगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक राइनोसिरस का हॉर्न होता है। यहाँ पे 3-4 कंट्री है, कौन कौन है मैं पहले बता देता हूँ। सबसे छोटा कंट्री जो आप देखोगे उसे बोलते हैं जिबूती, ठीक है, इसका कैपिटल भी जिबूती है। यह जो कंट्री दिख रहा है सबसे लंबा कंट्री, इसे बोलते हैं सोमालिया। मोगादिशु इसका कैपिटल है, सोमालिया। एक कंट्री जो यहाँ पे दिखेगा उसको बोलते हैं इरिट्रिया, और बड़ा सा कंट्री यहाँ पे है इथोपिया, लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कंट्री हो गए ना, बता दिया। तो सोमालिया भी है, इथोपिया भी, इरिट्रिया भी है, केनिया नहीं है। जिबूती होता तो सही होता, केनिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने इतना क्वेश्चन लिया। आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका का आप गूगल में सर्च करके मैप ज़रूर देख लेना, मैं लगाना भूल गया हूँ। वीडियो का PDF चाहिए तो आप कमेंट करना, कमेंट करते नहीं हो, लेकिन कमेंट करने से पहले याद रखना कि 25 लाइक ज़रूर दिलवाओ, शेयर ज़रूर करना। अब शेयर कहाँ करो मैं बता देता हूँ कि आपको ही व्हाट्सएप में अगर कहीं जुड़े हो जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वहाँ पे शेयर कर सकते हो। जो लगता है कि NDA CDS एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ पे शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो उसका सवाल हमसे ज़रूर पूछ लेना। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं पॉलिटी का वीडियो इसलिए रोक रखा हूँ कि मैंने सोचा कि मैंने पॉलिटी का एक अच्छा वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो आपने देखा भी होगा। जो लोग लास्ट तक देखेंगे उन्हें अच्छा लगा होगा, जो बीच में स्टार्टिंग से और बीच में देखेंगे उन्हें पसंद इसलिए नहीं आया होगा कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ पाया होगा। तो जो लोग पॉलिटी का वीडियो चाहते हैं तो मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा। टॉपिक वाइज इन द सेंस मैंने पहले बोला 10,000 के बाद करवाऊंगा, तो वो टॉपिक वाइज मत समझ लेना जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। टॉपिक वाइज इन द सेंस कि मैं ऐसा नहीं कि पॉलिटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, बीच बीच में से कोई एक टॉपिक उठाऊंगा, उसे डिस्कस करवाऊंगा, जो भी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे भी समझ लो कि 30-40 वीडियो में आपका 30-40 टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा ना, उससे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे, मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ। मैंने 3 ही वीडियो कराया ना, डेफिनेटली मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ कि मैंने जितना क्वेश्चन लिया और इसके अलावा मैंने साइड से जितना इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर फंसेंगे इसके रिलेटेड। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि वही क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन वीडियो जो देखेगा वो 3 क्वेश्चन कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो फिर से वही बोल रहा हूँ कि कमेंट करके पूछ लेना, शेयर ज़रूर करना। 25 लाइक का मुझे उम्मीद रहेगा ही रहेगा आपसे। तो वीडियो करता हूँ वहीं पे कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।